हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में ही स्वागत है। काफ़ी समय हो गया आपकी सीटेट की 2026 सेप्टेम्बर के लिए क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए थे। खैर, उसके पीछे भी काफ़ी कारण है क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी कंटेंट बनाने में थोड़ा बिजी था और आप सभी की तरफ से खैर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियोस को प्रॉपर नहीं जनरेट किया। लेकिन कुछ लोगों के ऑलरेडी मैसेजेस वगैरह आए कि थोड़ा सा इसको कंटिन्यू आप कर दें सीडीपी को, ताकि हमारा एक जो थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी चैप्टर वाइज अगर पी वाई क्यू कर लेंगे हम लोग, तो उसके लिए मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया और अब आप सभी को प्रॉपर पर डे 2 क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपका इधर अगस्त में ही आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दूँ सीडीपी की। फिर चैप्टर वाइज जो भी रहेगा हमारा, पहला टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक हमारा जेंडर। तो मैक्सिमम मैं आपको दो दो करके आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, कम से कम 15 क्लासेस आपको टोटल मैं करा ही दूंगा, 15 to 16 जो पर्याप्त रहेंगे आपकी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जेंडर और सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक, क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है, स्टीरियोटाइप बाइजिंग कैसे क्या होता है, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हम लोग विकास की अवधारणाएं इसमें देखेंगे, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, पीसीएससी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से अपने। रोहन रिस्पॉन्सेज आर रिसीविंग, चलिए हिंदी से पढ़ते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो सभी को पता होगा ये किसका उदाहरण है, जेंडर रूढ़िवादिता का, ठीक, जेंडर स्टीरियोटाइप। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है आपका, जेंडर पक्षपात का, जेंडर बायस का। वे अगर बात करते हैं 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा। लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? तो यह आपको क्या दर्शाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप। Boys are often gifted cars and mechanical blocks, while girls are gifted dolls and drawing supplies to play with the inappropriate practice illustrations. ये क्या कहलाएगा, ये भी हमारा जेंडर बायस कहलाएगा। नहीं, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार या यांत्रिक ब्लॉक और लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। तो किसके अंदर आएगा, पक्षपात के अंदर आएगा। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य को दर्शाता है। तो किस प्रकार के वाक्यों को दर्शाएगा, तो हमारा जेंडर भूमिका में लचीलापन, ठीक है, रोल फ्लेक्सिबिलिटी। सॉरी, रोल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे, जेंडर, हाँ वह बता दिया, जेंडर स्थिरता की बात हो गई, जेंडर स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को खिलौने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही ब्लैंक का उदाहरण तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। आगे देखते, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। यह कथन क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है, हमारा लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। अभिकथन एवं कारण, देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, टोटल ए टू जेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं है, सारे पीवाई क्यू हैं आपके। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क, में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताओं सहज रूप से मौजूद होती हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता। ये कितने क्वेश्चन 2021 में आए हैं जेंडर रूढ़िवादिता से, ये फिर 21। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या है, यह किसको सूचित करेगा? यह किसको सूचित करेगा, जेंडर रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है, तो यह विद्यालय का दृष्टिकोण क्या दर्शाएगा, हमारा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने
में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इसे क्या चिन्हित होता है? तो इसे क्या चिन्हित होगा? इसे हमारा जेंडर रूढ़िवादिता चिन्हित होता है। लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाएगा? या जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाएगा। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता से कितने प्रश्न आते हैं। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? क्या किसका उदाहरण है? ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? तो बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? तो जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में क्या होगा इसका सही आंसर? तो कम संभावना है कि जेंडर रूढ़िता को अनुसरण करेंगे, यही इसका सही आंसर है। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से। तो जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा? नहीं। जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होगा? नहीं। जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा? नहीं। जेंडर रूढ़िवाद को चुनौती मिलेगी? बिल्कुल सही जवाब 17 का आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबंधित करने के लिए सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सी सही नहीं? लड़कों को गणित और विज्ञान, लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, यही सही नहीं है। लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित और विज्ञान में खराब, यह अवधारणा क्या दर्शाती है? यह अवधारणा हमारी जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाती है। शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों को गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले। कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देती हैं। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अब शिक्षिका को क्या करना चाहिए की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब अगर आप ही शिक्षिका हो या शिक्षक हो, क्या करेंगे? तो इस बात पर बल देंगे कि अधिगम प्रयास और प्रभावी रूप से निर्भर है। ठीक। अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों को देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह ब्लैंक का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है आपका? ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ए जेंडर समानता नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देंगी? लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करके? नहीं। लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर इसके लिए आनुवांशिक रूप से तैयार है? नहीं। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर? नहीं। लड़कियां भाषा में अच्छा? नहीं। व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं प्रस्तुत कर? बिल्कुल सही जवाब। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? बताइए किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? ये वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप जैसे वैल्यू पर स्वीकार करने प्रोत्साहित करें? नहीं। वह इन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने की प्रोत्साहित करें? बिल्कुल सही जवाब। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादितों के साथ रहने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे विधि उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादितों को चुनौती दे? बिल्कुल सही जवाब। एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक की निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्बलित करेगा? वह कौन सा होगा आपका? एक समान लिंग में समूह बनाना और लड़के को लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना? बिल्कुल सही जवाब। एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप, ये किसको बढ़ाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएगा।
पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? स्त्रियों को जन्मजात क्षमताओं को चित्रण करना, नहीं, जेंडर पक्षपात है, बिल्कुल सही जवाब। फिर आपका अगला आता है जेंडर के रोल्स। जेंडर के रोल क्या है, यानी रोल का मतलब इनका कार्य क्या है, कि किसका कार्य क्या है, इस प्रकार से जो हम लोग बांटते हैं, खैर वो जो कि गलत होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे जेंडर रोल करता क्या है। मेन जेंडर का रोल क्या है हमारा, तो जेंडर का रोल है लर्न बिहेवियर। क्या है इसका काम? बिहेवियर को याद करना, यानी लर्न यानी अधिग्रहित व्यवहार। कथन एवं कारण, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। क्या ये चीज़ सही है? नहीं, दोनों ही क्या है, गलत है। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? आपको पता नहीं कौन सी विधि यहाँ पे उचित नहीं है, तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ठीक है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने, यही उचित नहीं है। मिल गया आंसर। जेंडर इज अ ब्लैंक कॉन्सेप्ट। जेंडर एक कैसा कॉन्सेप्ट है? तो जेंडर हमारा कैसा है, सामाजिक, सोशल। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय, यानी while teaching the concept of occupation, Monica showed flashcards of both men and women is non-traditional roles. This strategy will help in, ये स्ट्रेटजी किस में हेल्प करेगी? यानी मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारस्परिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। तो इसमें किस प्रकार का हमारा रोल होगा? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहित मिलेगा। ब्लैंक शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि ब्लैंक शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जैसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी या मानती है। इसको इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। द टर्म सेक्स, देखिए जो सेक्स हमारा है वो रिफर्स बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, वेयर जो हमारा जेंडर होता है ये रिफर हमारे ट्रेट ऑफ बिहेवियर में। यानी अगर लिंग की बात करें, शब्द जैविक अंतरों के लिए होता है, और हमारा जो जेंडर होता है ये शब्द का प्रयोग इसके लिए होता है विशेषता। इसको इंग्लिश में याद करेंगे ज़्यादा बेहतर है। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना किसका उदाहरण है, या किसका उदाहरण हो जाएगा? जेंडर भेदभाव का। जेंडर स्कीमा थ्योरी एक्सप्लेन। जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है? बच्चे जेंडर भूमिका कैसे सीखते हैं, इसी की बात करता है। अभिकथन एवं कारण, गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों की भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो क्या ये सही है? कथन एवं अभिकथन, गैर अनुरूपवादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। कारण, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। तो क्या सही है या क्या गलत है? हमारा क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बचपन में तर्क है, बचपन में अलगाव व वंचित होने पर के सामाजिक अनुभवों बच्चों के अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो कैसी क्षति कर देंगे? अपूर्णीय क्षति करते हैं। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक। सेक्स यानी लिंग ब्लैंक है, जबकि जेंडर ब्लैंक है। अभी आपने देखा हुआ था कि हमारा सेक्स कैसा होता है, बायोलॉजिकल होता है, सोशली होता है, कल्चरल होता है, सोशल होता है। हमारा सेक्स कैसा होता है? हमारा बायोलॉजिकल होता है। कैसा होता है? बायोलॉजिकल। और जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्टेड होता है। माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा? तो कौन सा है? जेंडर रूढ़िवादिता का लचीलेपन को बढ़ावा देना, यही हमारा मददगार रहता है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीकी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? तो कौन सी प्रभावशाली है? कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा या सुसाध्य करना। जेंडर अभी आपने देखा था कैसा हमारा होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। सोशल कंस्ट्रक्ट के लिए यानी सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है, यानी एस्क्राइब्ड बाई सोशल कंस्ट्रक्ट। अगला हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी, ठीक, यानी रचनात्मकता। क्या होती है, जिसको हम रचनात्मकता भी कहीं कहीं देखते हैं, कहीं कहीं सृजनात्मकता भी देखते हैं, ठीक। ये तीनों टॉपिक हमारे दोनों टॉपिक हमारे जेंडर और ये दोनों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? नहीं है के बारे में बात कर रहा हूँ। उच्च क्रम समस्या समाधान होता है, विचारी सोच नहीं होता है, विचारी कन्वर्जन नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? तो ये किसमें सहायक होगी हमारी? कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकारना बिल्कुल सही जवाब है। विचार मंथन पर बल देना बिल्कुल सही है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी भी मैंने आपको बताया है, कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट होगी। असहमति के प्रति सहनशीलता बिल्कुल सही है, यानी 1 2 4, तो 1 2 4 आपका थर्ड ऑप्शन। प्रभाव विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? या किसके लक्षण हैं? तो ये सृजनात्मकता के यानी क्रिएटिविटी के। किसी चीज़ के विषय में नूतन और असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो हमारी क्या कहलाती है? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। बिंदु हैं, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती हैं। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती हैं। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? तो किसकी ओर संकेत करेंगे? ये हमारी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अन्वेषण और प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराकर, या केवल अनुकरण द्वारा? तो किसके द्वारा होगा? अन्वेषण व प्रोत्साहित करके, यानी बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? ये किसे समुन्नत करेंगी? तो ये हमारे सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को सम्मत करती हैं। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं बताना? तो उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती, कम नहीं होती, ज़्यादा होती। उच्च सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती हैं। ठीक, तो ऐसे से बचने के लिए अभिसरण सोच से एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मकता विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? तो कैसे करेंगी? पहचान कैसे करना है? तो उनकी अभिसारी सोच क्षमता के आधार पर नहीं, सहकक्षियों के बीच उनकी प्रसिद्धि को आंक कर नहीं, उनके मौलिक सोच के आधार पर। बिल्कुल सही जवाब। अभिसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशेषताएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से, या रचनात्मकता भी लिख के आ सकता है कहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता या रचनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? कौन सा नहीं? इसको याद करने के लिए फफोई, ट्रिक याद कर लिए, फफोई, FFOE, ठीक। इन्फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ठीक है। फफोई करके याद कर लेंगे ज़्यादा, और इलेबोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ई से इलेबोरेशन। तो कौन सा हमारा नहीं होगा? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होता है। फफोई याद कर लीजिए बस, FFOE, ठीक है। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, मौलिकता, प्रभाव, लचीलापन। तो ये आपका सृजनात्मकता के हमारे क्वेश्चंस थे। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा लर्निंग, यानी अधिगम। अधिगम के हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हमारा थर्ड रहेगा, अधिगम। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर, अधिगम खैर काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो काफ़ी लंबा रहता है। तो सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू क्लास।